हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी स्टूडेंट्स डे। कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं है वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है तभी वो एक स्टूडेंट है। अगर कोई भी किसी भी उम्र का इंसान सीख रहा है कहीं भी किसी भी सोर्स से तो वो स्टूडेंट होते हैं। अगर कोई भी टीचर भी है वो सारी उम्र एक स्टूडेंट की तरह ही रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो खुद को अपडेट करने के लिए कहीं ना कहीं से सीख रहे होते हैं। तो हम क्यों मनाते हैं स्टूडेंट डे? ये चिल्ड्रन डे की बात मैं नहीं कर रही हूँ। चिल्ड्रन डे हम 14 नवंबर को मनाते हैं। आज है 15 अक्टूबर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग मनाते हैं स्टूडेंट डे के रूप में, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो कैसे एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर भारत रत्न तक का जो सफर था, इंडिया के प्रेसिडेंट तक का जो सफर था, वो कितनी सारी असफलताओं से भरा था, कितनी सारी चुनौतियों से भरा था। तो हमें इन लोगों के बारे में टाइम टू टाइम पढ़ लेना चाहिए। स्टडी सिर्फ जरूरी नहीं होती। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए जिनसे हमारे आने वाले जीवन का जो रास्ता है वो आसान हो सके। तो कैसे एक बहुत ही छोटे से परिवार में जन्मे थे। रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। इनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। इनका जो असली नाम था वो था अब्दुल कलाम। APJ जो है इनके दादा परदादा का नाम था। वहां पर ट्रेंड होता था कि अपने दादा परदादा और पिताजी तीनों का नाम जो है आगे जोड़ा जाता था। तो ये थे एक बहुत छोटे परिवार में जन्मे। साथ ही भारत की आजादी का जो स्ट्रगल था वो भी देश में चल रहा था। इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया जब ये 7 से 8 साल के थे। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा रिच नहीं थे। जो इनके दादा परदादा थे वो फेरी चलाने का काम करते थे, कि एक मोटर बोट टाइप की होती थी, उसमें पिलग्रिम्स को बिठाकर दूसरे उस पर छोड़ना होता था। लेकिन जब BEIC का राज आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, इन्होंने अपने फायदे के लिए पुल बना दिए। तो इनका काम जो है एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया। फिर क्या था, 4 भाई, एक बहन थी और 4 भाई थे। ये सबसे छोटे थे। तो फाइनेंशियली जो घर में सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, बस एक गुजारा चल रहा था। जब 7-8 साल के हुए तो क्या हुआ कि एक प्राइमरी स्कूल में अपनी शिक्षा ले रहे थे, कि गांव के एक छोटे से स्कूल में इंटेलिजेंट थे। तो इनके एक कजन ने पूछा, जब वर्ल्ड वॉर का टाइम आ गया तो 7-8 साल के हो चुके थे, तो इनका एक कजन जो था वो अखबार बेचने का काम करता था। तो जब वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तो उस पुल पे ट्रेन रुकनी बंद हो गई। एक ट्रेन से अखबारें आती थी इनके गांव में। तो जब वो ट्रेन रुकनी बंद हो गई तो क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि ट्रेन नहीं रुकेगी, लेकिन पुल पर आके जब स्लो होगी तो हम लोग बंडल्स फेंकेंगे, तो आप उन्हें कैच कर लेना और डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इन्होंने अब्दुल कलाम से पूछा कि क्या आप इस काम को करोगे? फाइनेंशियली हालत सही नहीं थी। इन्होंने हाँ कर दी। एक 8 साल का बच्चा, इसने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जो लायकियत होती है वो कभी भी नहीं छुपती। प्राइमरी एजुकेशन के बाद अब इन्होंने बाहर, इंटेलिजेंट थे, हर कोई चाहता था, फैमिली में भी हर कोई चाहता था कि ये पढ़ेंगे, बाहर जाएं। शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। एक उनके कजन और एक और व्यक्ति थे इनके गांव के ही, जिनकी बाद में शादी इनकी बहन के साथ हुई। इन दोनों ने बहुत साथ दिया और इन्हें गांव से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। तो बाहर की चकाचौंध इन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मन में एक लगन थी कि पढ़ना है, कुछ बनना है। तो वहां पे देखा टीचर्स जब पढ़ा रहे थे कि कैसे पंछी उड़ते हैं, कैसे ये सब चीजें पढ़ा रहे थे, तो इनके मन में भी एक सपना आ गया कि मैं भी एक दिन ऐसे ही उड़ान भरूंगा। तो जब कोई नॉलेज नहीं थी, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इनके एक टीचर ने बोला कि BSc कर लो। तो इन्होंने क्या किया, BSc कर ली। अब देश आजाद हो चुका है, इनको सब कुछ स्ट्रगल पता था कि कैसे देश को आजादी मिली है, मैंने देश के लिए भी कुछ करना है। तो BSc कर ली। लेकिन फिर पता चला कि जो मेरा सपना था उड़ान भरने का, वो BSc से पूरा नहीं होगा, इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। फिर घर के हालात अभी भी सही नहीं थे। इनकी सिस्टर ने इनकी बहुत हेल्प की, अपने गहने बेच दिए। इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर ली। अब इंजीनियरिंग करके इनके पास 2 रास्ते थे।
उस टाइम पर जो है इंडिया को बहुत सारे साइंटिस्ट की भी जरूरत थी। एक तो एयरफोर्स और दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में साइंटिस्ट बन जाए, तो दोनों के लिए अप्लाई कर दिया। एयरफोर्स में क्या था कि 25 पर्सन्स ने इंटरव्यू दिया, जिसमें से 8 सिलेक्ट होने थे और इनका रैंक आया 9। तो एक तरह से पूरी तरह टूट चुके। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में साइंटिस्ट के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, वहां पर इनका सिलेक्शन हो गया। तो कहीं पर भी सिलेक्शन होने से क्या होता है, एक बार बेरोजगारी तो कम हो गई, एक स्टैंड मिल गया कि हाँ मुझे इनमें काम करना है, बड़ा ही दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया वहां पर। तो क्या इनकी जो भेंट हुई, पहले जो इनको मुलाकात हुई वो विक्रम साराभाई से हुई 1969 में। विक्रम साराभाई जो भी लाइकियत होगी और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होंगे ना, वो किसी ना किसी की नजरों में आ ही जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि ये बहुत ही अच्छे और बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। इनकी एंट्री उन्होंने इसरो में करवा दी। किसने? विक्रम साराभाई, बहुत बड़ा नाम है, सब जानते होंगे, फादर ऑफ स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर इनकी एंट्री हो गई। विक्रम साराभाई ने इनके साथ मुलाकात हुई, लेकिन इनको अपना गुरु मान लिया, इनसे ही सीखना शुरू कर दिया। 1971 में इनकी डेथ हो गई विक्रम साराभाई की। फिर एक बार टूट गए, उनका हाथ इनके सिर से उठ गया, जिन्होंने इनका साथ देना शुरू किया था। और अभी बहुत ही कम टाइम पीरियड हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ था मिले हुए, लेकिन इसरो में एंट्री हो गई। उस टाइम क्या था, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था। कौन सा प्रोजेक्ट था? जो भी हम लोग ऑर्बिट भेजते थे अपने, हमारे सैटेलाइट जाते थे, उसका जो लॉन्च व्हीकल होता था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो हम विदेशों से मंगवाते थे। तो वो अपना बनाने के लिए काम चल रहा था इसरो में। तो ये काम 10-10, 20-20 साल चलते थे एक एक प्रोजेक्ट पे। और किसी भी देश को अच्छा दिखाने के लिए टेक्निकल जो चीजें हैं वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस टाइम साइंटिस्ट की भी बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो इन्होंने इसरो में इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, पूरे दिल जान लगा के। फिर इसी के बीच में क्या हुआ, इनके फादर एक्सपायर हो गए। तो फिर एक अंदर से फिर एक झटका मिला कि कैसे क्या हो गया। करते करते फिर वापस आए। तो जब वापस आए तो इनको ब्रह्म प्रकाश जी, ये भी इनके गुरु थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इन्हें समझाया कि क्या करो, अपना सारा का सारा जो ध्यान है वो इस लॉन्च व्हीकल के ऊपर लगाओ। इसी बीच इनकी माँ भी एक्सपायर हो गई। तो कैसे इनको लगातार एक शौक में जाते जाते फिर अपने काम, देश के प्रति खुद को समर्पित कर दिया और ये लॉन्च व्हीकल बनाने लग गए। 1979 में ये जो लॉन्च व्हीकल था ये बनकर तैयार हो गया। अब देखो 69 से काम चल रहा है और 1979 में ये बनकर तैयार हुआ। जब ये बन गया तब क्या हुआ कि सबकी, मीडिया की, हर एक की नज़र इनके ऊपर कि आज इनकी टेस्टिंग है। आज मतलब फाइनली उसको चेक करना था कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। पूरे देश की नज़र इनके ऊपर, हर जगह था कि हाँ आज ये लॉन्च होना है। तो जब फाइनली मूवमेंट पे सब बैठे हुए थे तो 3 मिनट पहले कंप्यूटर ने सिग्नल दिया कि कोई गड़बड़ है। तो पूछा कि अब क्या करें, कि रोक दें या लॉन्च करें। तो इनके जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि जाने दो, लॉन्च कर दो। वो जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया, फर्स्ट स्टेज पार हुई, सेकंड स्टेज पार हुई, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, क्रैश हो गया और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर गया। तो सोचो कि कितने सालों की मेहनत, टैक्स का पैसा, जनता का सारा पैसा उनके ऊपर लगा हुआ था। कितने सालों से ये लोग मेहनत कर रहे थे, तो वो कैसे एक झटके में सारी की सारी बर्बाद हो गई। उस टाइम की सिचुएशन क्या होगी, इतनी बड़ी इनको फेलियर का सामना करना पड़ा। कुछ नहीं बोले, चुपचाप जाकर एक कमरे में चले गए। तो जो इनके गुरु थे ब्रह्म प्रकाश जी, इन्होंने इनको समझाया कि साइंस ऐसी ही है, कभी तो बहुत ज्यादा खुशी देती है और कभी रुलाती भी है। तो इसको संभालना होता है, इसको आगे बढ़ना होता है। तो इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया सारी इकट्ठी हो गई कि जवाब तो मांगेगी मीडिया। तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे अंदर से कहीं ना कहीं। सतीश धवन जी एक और बहुत बड़ा चेहरा, जिनका इन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया। विक्रम साराभाई के बाद ये भी इनके गुरु थे, बहुत साथ दिया, इस प्रोजेक्ट में भी बहुत साथ दिया। तो सतीश धवन जी ने इनको बुलाया कि मीडिया आई है। इन्होंने अपनी सॉरी फील की कि हाँ मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई। कहा मीडिया के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो अपनी गलती को मान लो। जब वहां पर गए, बहुत ज्यादा एक टूटे हुए मन से कि कहाँ भाग जाऊं मैं और मीडिया का सामना ना करूं, तो गए तो खचाखच हॉल भरा हुआ था।
कि सबको जवाब देने हैं। तो अभी जाकर बैठे ही थे तो क्वेश्चंस पुटिंग शुरू हुई कि किसकी गलती, क्या कौन अपनी गलती मानेगा, किसकी गलती थी। तो सतीश धवन जी ने एकदम से कहा कि मैं इसरो का हेड हूँ, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मतलब उनकी गलतियों को भी अपने ऊपर ले लिया। तो ऐसे ही ये लोग बड़े नहीं है, ये इनका बहुत बड़ा बड़प्पन था कि इन्होंने अपनी गलतियां दूसरों की गलतियों को खुद पर ले लिया और एक विश्वास दिलाया कि अगले ही साल मेरी टीम जो है इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करेगी। तो अब क्या हुआ, अब अब्दुल कलाम जी के मन में ये बात बैठ गई कि मुझे इनके विश्वास को पूरा करना है। इन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, मेरी गलती को खुद पे लिया। 1980 में वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनकर पूरी तरह तैयार हुआ और सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, रोहिणी, जिसको हमने लॉन्च किया था। तो ये सक्सेसफुली रहा 1980 में। तो फिर क्या हुआ, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर से वही मीडिया सब लोग आए, फिर से इन्हें बुलाया गया। तब सतीश धवन जी ने क्या कहा कि इस प्रोजेक्ट के जो हेड थे वो अब्दुल कलाम जी थे और सारा का सारा श्रेय उनको जाता है। तो एक सोच कर ही लगेगा कि जब गलती थी तो उन्होंने अपने ऊपर ली, आज जब वो सक्सेस हो गए तो वो सारा का सारा जो क्रेडिट था वो उनको खुद को दे दिया। तो ये इतने बड़े आदमी, ऐसे ही उनका नाम इतिहास में नहीं होता। कुछ लोग बहुत ही अपने बड़प्पन के कारण, अपनी लाइकियत के कारण, इंटेलिजेंसी के कारण अपना नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा के जाते हैं। तो अब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन्होंने इनको इनवाइट किया कि दिल्ली आओ, मिलने आओ कि हमारे देश के लिए, उस टाइम तो जो भी देश के लिए कोई भी कुछ भी करता था उसका बहुत ज़्यादा नाम होता था, क्योंकि वो टाइम पीरियड ऐसा था अपने देश को आगे बढ़ाने का, दिखाने का कि हम भी टेक्निकली अपने, किसी भी देश का जो विकास होता है वो टेक्निकल चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इनकी मीटिंग थी, तो बहुत सिंपल से पर्सन थे कि इनके पास मीटिंग करने के लिए बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम भी नहीं थे कि क्या पहन कर जाएं, चमड़े की चप्पल पहनते थे। फिर सतीश धवन जी को कॉल किया कि मुझे बुलाया है मीटिंग के लिए, तो मैं कैसे जाऊं, क्या पहन कर जाऊं। उन्होंने कहा जो तूने सफलता के कपड़े पहने हैं, सफलता का चोला पहना है, उसके आगे सब कुछ फीका है, तुम जैसे हो वैसे ही जाओ। तो इंदिरा गांधी जी ने इनकी मीटिंग करवाई अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको गले लगाया और उस टाइम किसी के मन में ये चीज़ नहीं आई। किसी ने हंसकर बोला कि ये मुस्लिम है, लेकिन किसी के मन में ये चीज़ नहीं थी। ये सबसे पहले एक भारतीय हैं, फिर वैज्ञानिक हैं, उसके बाद ये किसी और धर्म से हैं। तो करते करते फिर एक और प्रोजेक्ट के ऊपर इन्हें काम मिला, इनका नाम जो है पद्म पुरस्कारों में आया 1981 में। तो एक बहुत खुशी थी अंदर से कि इतने छोटे से गांव से निकला हुआ कोई भी अगर किसी को भी पद्म पुरस्कारों में नाम आएगा तो वो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर डीआरडीओ में इनको जाने का मौका मिला। उन्होंने बोला कि ये इतने हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट पर्सन है, आप इसरो में मत रहो, आप डीआरडीओ में आओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इनका सपना ही था मिसाइल बनाने का, तो इनको वहाँ पे एंट्री मिल गई। फिर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हुआ। इन्होंने 2 मिसाइल, इन्हें गाइडेड मिसाइल बनानी थी कि जिसमें एक रेंज डिसाइड हो कि हाँ इस रेंज तक की अगर हम कहीं पर भी फेंक 200, 300 इस तरह की गाइडेड मिसाइल थी, तो वो बनानी थी। पृथ्वी और अग्नि पर काम शुरू हो गया 1981 में। तो इसको भी बनाने में बहुत साल लगे। जब मीडिया की क्या आदत होती है, जब किसी को उठाएंगे तो आसमान पर उठा देंगे और जब कोई काम नहीं होता तो उनको नीचे गिराते हैं। तो सेम यही हुआ। जब पृथ्वी तो सक्सेसफुली लॉन्च हुई, जब अग्नि की बारी आई तो 3 बार इन्होंने उसको ट्राई किया, तीनों बार वो फेलियर का सामना करना पड़ा और वो लॉन्च हुई नहीं। तो लोगों ने कार्टून बनाया, आज आप भी देख सकते हो, गूगल पर भी हैं। अमूल कंपनी ने भी इनकी ऐड की और बहुत ज़्यादा इनकी बेइज्जती, एक तरह से नेगेटिविटी से जो न्यूज़पेपर्स भरे थे। तो जब चौथी बार उसका परीक्षण करना था तब भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, लेकिन फाइनली वो भी लॉन्च हुई। इन्होंने हार नहीं माना, तो पृथ्वी और अग्नि दोनों इनके उसमें लॉन्च हुई और 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का भी मौका मिला। इन्होंने बोला 1991 में कि अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैं अपना स्कूल खोलना चाहता हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई क्या चीज़ है और इसे कैसे इजी करके पढ़ा जा सकता है।
लेकिन इतना ब्रिलियंट माइंड था, वो एक स्कूल के लिए नहीं छोड़ सकते थे। तो क्या हुआ, 1991 में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सलाहकार बना दिया साइंटिस्ट का, कि मतलब आप काम मत करो, सिर्फ हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्हें सलाह देने का काम करो, उनको आगे बढ़ने के लिए, कि उन्हें बताओ कि कैसे काम करना है। तो करते करते 2002 में जब राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, तो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे। इन्होंने बोला कि आप जो है इस राष्ट्रपति के पद पर काम कर लो। तो एक वो था कि कोई भी, किसी भी जो पार्टी थी, कांग्रेस, बीजेपी, किसी ने भी विरोध नहीं किया और ये राष्ट्रपति पर आ गए। और 2007 तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया और कभी भी अपनी पोस्ट का मिसयूज नहीं किया, इनफैक्ट यूज भी ढंग से नहीं किया। कि इन्होंने खुद तो मैरिज की नहीं थी, इनके जो भाई थे, उनके दादा, उनके पोते, ये सब थे। तो उनकी फैमिली में कुछ लोग हज यात्रा के लिए गए, एक छोटा सा किस्सा बता रही हूँ। तो क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फैमिली वाले आ रहे हैं, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह तीर्थ यात्रा पर आए हैं, उनके साथ कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऐसे ही तमिलनाडु से कुछ लोग दिल्ली घूमने आए, तो राष्ट्रपति भवन तो बहुत बड़ा है, वहां पर सब लोग रह सकते हैं, तो सब लोग रहे भी। इन्होंने क्या किया, एक एक चीज का हिसाब लिया, चाय के कप तक का भी, और सब कुछ अपने उससे नहीं, खुद से पे किया, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं लिया, लेकिन जनता का जो पैसा था, जो इनका, उसमें से 1 रुपया भी यूज नहीं किया, सारा का सारा अपने आप से पे किया, एक एक चाय के कप तक का भी। तो मतलब अपनी जो अपनी को पोस्ट मिली थी उसका भी कभी मिसयूज नहीं किया, इनफैक्ट यूज भी नहीं किया। तो क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थे, कि पक्षियों से बहुत लगाव था, पशुओं से बहुत लगाव था। तो अब इनके बहुत सारे किस्से हैं, अब उनको सारों को हम एक उसमें मैं नहीं बता सकती। आपको इनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए, और हो सकता है कि मेरी इन बातों से किसी ना किसी पर्सन पर थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़े, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और फिर से एक बार सभी को हैप्पी स्टूडेंट्स डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।